चलिए बच्चे इधर ध्यान दीजिए, सारे बच्चे ध्यान देंगे, बातें नहीं। तो हम लोगों ने कल टेस्ट का मार्क्स तो डिस्कस कर ही लिया था। सबको अपना स्थिति का पता अच्छे खासा चल ही गया था, किसको कितना स्कोर आया है और किसकी क्या स्थिति है अभी इस पॉइंट पे। सबको सबका स्कोर पता लग गया था, नहीं लगा था? तो जिसको नहीं लगा था उसको लगने की जरूरत नहीं, क्योंकि लगने लायक नंबर नहीं था। तो जिसको पता लग गया है वो खुश हो जाएं, और जिसको नहीं पता लगा है वो ज्यादा खुश हो जाएं, क्योंकि पता योग्य नंबर नहीं आए हैं आपको, है ना। चलिए, तो बायोमॉलिक्यूल्स में हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। बच्चा ना बढ़े? क्यों ना बढ़े? क्या करें फिर बताओ? किस? हाँ जी, किस बात की छोटी बच्ची? क्या है कुछ? किस बात? कुछ है क्या? कल सर को जाना है तो वो जाएंगे, मैं तो आ गया। दोबारा जाऊंगा? ऐसे नहीं होता, ये बात पहले बोलते मैं 2-3 दिन और रुक के आता। आधे में से बुला लिया आप कह रहे हो? चलिए ठीक है, ओके बच्चा। हाँ, तो आज बस हो गया, स्वाद बंद नहीं, मेरी बायोलॉजी छुट्टी नहीं होगी, बायोलॉजी क्लास होगी। अगर बाई चांस सर की छुट्टी हो जाती है कल, फिजिक्स की बाई चांस है कल, तो भाई अच्छी बात, अपन 9 से 11 पढ़ेंगे। सुन लो मेरी बात, सुन लो भाइयों। सर अभी मैसेज करेंगे, अभी कंफर्मेशन नहीं है। अगर बाई चांस सर ने मैसेज कर दिया, शाम तक कोई ऐसी कंफर्मेशन हो जाती है कि आपकी फिजिक्स क्लास की छुट्टी है, और अगर बायोलॉजी की भी हो जाती है, वो उसकी केमिस्ट्री की भी हो जाती है, केमिस्ट्री है श्योर हो, तो ठीक है, तो कल आप 9 बजे आ जाना अगर फिजिक्स ऑफ है, और 9 से लेके 11 तक अपने टाइम पे हम लोग 2 घंटा। इससे फायदा क्या होगा, हम जो है संडे को ऑफ कर देंगे, और कल जो मैंने बोला था फोटोसिंथेसिस पढ़ाने का, वो मैं 1 घंटे के बाद पढ़ा दूंगा। मतलब 1 घंटा अपना बायोमॉलिक्यूल्स ही पढ़ाऊंगा, आगे कंटिन्यू करूंगा, और उसके 1 घंटे बाद आपको क्या पढ़ा दूंगा? फोटोसिंथेसिस। संडे आराम करना आप, मतलब संडे रिवाइज करना, टेस्ट की प्रिपरेशन करना, अगर कल को हमारा ये प्लान हो जाता है तो। अगर कल ऐसा नहीं होता, सर की क्लासेस रहती है, तो मेरी मजबूरी हो जाएगी, फिर मैं कल तो आपको 1 ही घंटा पढ़ा पाऊंगा, फिर संडे पढ़ाना पड़ेगा। तो वट एवर द सिचुएशन वी विल डिसाइड इट लेटर ऑन। अभी हम आगे डिस्कस करते हैं टॉपिक के ऊपर। अब शांत हो जाएगा, कोई क्लास के बीच में नहीं बोलेगा, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चा, ये वो टॉपिक है जो बायोमॉलिक्यूल्स का द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक माना जाता है, और ये सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक का नाम है प्रोटीन। ठीक है, हमने अब तक बायोमॉलिक्यूल्स में कौन कौन से टॉपिक्स को निपटा रखे हैं? सबसे पहले हमने न्यूक्लिक एसिड निपटा दिया था, डीएनए आरएनए वाला टॉपिक निपटाया था। फिर हमने ग्लूकोज वाला टॉपिक जेनेटिक्स और कार्बोहाइड्रेट को निपटा दिया था, और आज हम निपटाते हैं तीसरा प्रोटीन। चलिए, तो हेडिंग लगाइए प्रोटीन। देखिए, प्रोटीन टॉपिक का नाम है बच्चा, प्रोटीन। ध्यान से सुनना, ओके? इधर देखो भाई, प्रोटीन से क्या समझते हो बेटा आप लोग, है ना? देखिए, प्रोटीन का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है कि प्रोटीन जो है आपके बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक है। बिल्डिंग ब्लॉक मतलब आपकी बॉडी की जो डिजाइनिंग है, जो आपका बॉडी एक कंप्लीट डिजाइंड है, जो बॉडी फ्रेमवर्क है, वो कहीं ना कहीं उसके अंदर प्रोटीन का जो इन्वॉल्वमेंट है वो सबसे बढ़ चढ़ के है। रीजन ये है, आप लोग को मैंने बताया था, द मोस्ट अबंडेंट बायोमॉलिक्यूल्स, द मोस्ट अबंडेंट। तो सबसे पहला पॉइंट ये क्या है आपके बॉडी में? द मोस्ट क्या है? मोस्ट अबंडेंट बायोमॉलिक्यूल इन लिविंग बॉडी। तो किसी भी लिविंग बॉडी के अंदर जो सबसे अबंडेंट बायोमॉलिक्यूल होता है वो कौन सा होता है बच्चा? प्रोटीन। अराउंड 10 to 15%। ये इंपॉर्टेंट डेटा है, याद करेंगे। 10 से लेके 15% तक हमारे शरीर में क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है, द मोस्ट अबंडेंट। इससे ज्यादा कोई भी बायोमॉलिक्यूल्स हमारे शरीर में नहीं पाया जाता है। अब ये मत कहना सर वाटर, गधेड़ो, वाटर बायोमॉलिक्यूल्स नहीं है। वाटर क्या है? कंपोनेंट है हमारे बॉडी का, जिसका 90% तक अमाउंट होता है, लेकिन वो बायोमॉलिक्यूल्स नहीं है। एग्जाम में क्वेश्चन अगर पूछे विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल कंपोनेंट is abundant in human body, then answer will be water. And which of the following biomolecule is abundant in living body? Answer will be protein, because water is not a biomolecule,
बट प्रोटीन इज बायोमोलिक्यूल। ठीक है, तो ये वर्ड्स का ध्यान रखेंगे आप अच्छे से। अगर क्वेश्चन न्यूक्लिक एसिड पे आ जाए तो क्या परसेंटेज की वैल्यू दोगे? 5 to 7%। बोलो, अगर कार्बोहाइड्रेट का अबंडेंसी पूछे कितना परसेंट, तो क्या बोलोगे? 3%। तो ये डेटा याद रखोगे। लिपिड पूछे 2%, फैट पूछे 1%, बाकी आयंस वायंस जो भी हैं सॉल्यूट्स वगैरह वो बाकी सब 1% के अंदर ही आएंगे। अरे समझ आया नहीं आया? हाँ या ना बोलना। ओके, दूसरी बात, क्या ये सर एसिड सॉल्यूबल है या एसिड इनसॉल्यूबल है? बिल्कुल एसिड इनसॉल्यूबल है। और अगर एसिड इनसॉल्यूबल है तो रिटेंटेट है या फिल्टरेट है? रिटेंटेट है। और अगर रिटेंटेट आया तो बायो मैक्रो है या बायो माइक्रो है? बायो माइक्रो है ना? हाँ ठीक है, इसी फील्ड में सब बोल दो सब। बायो मैक्रो है, रिटेंटेट है, एसिड इनसोल्यूबल है और बायो मैक्रो है। बायो मैक्रो क्यों है? क्योंकि उसका वेट जो है 800 डाल्टन और लगभग 8 या 1000 डाल्टन से क्या हो सकता है? ज्यादा हो सकता, बल्कि बहुत ज्यादा होता है। प्रोटीन तो खैर बहुत हैवी होता है, बहुत हैवी, क्योंकि कई सारे अमीनो एसिड से कंपोजिशन से बना होता है, ये तो बहुत हैवी माना जाता है इसको। समझ गए आप लोग मेरी बात? क्लियर हो गया? ठीक। अब देखो दूसरी बात, द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन, द मोस्ट, ये 2 पॉइंट जो है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से। द मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल्स, द मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल्स, और उसमें भी कौन सा? हम प्रोटीन की बात कर रहे हैं। प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड, पूरे एनिमल वर्ल्ड के अंदर। एनिमल मतलब सिर्फ जो है आप एनिमल जाति की बात कर रहे हो, आप जूलॉजी पार्ट की बात कर रहे हो। द मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल दैट इज प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड, पता है कौन सा है? कोलेजन। वेरी गुड, कोलेजन। कोलेजन जो होता है बेटा सबसे अबंडेंट। क्या होता है कोलेजन? इंटरसेलुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। हाँ, जो पर स्किन बॉडी के अंदर मैट्रिक्स में डिजाइन, मतलब पूरी बॉडी के फ्रेमवर्क में किसका रोल होता है? कोलेजन का। अगर कोलेजन फाइबर ना हो तो आपकी बॉडी की फिर मसल्स, ये स्किन, ये सब डिजाइनिंग आपकी बॉडी की संभव नहीं है। समझ गए मेरी बात को? अगर क्वेश्चन पूछे द मोस्ट अबंडेंट, क्वेश्चन ये पूछे द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन, अगेन बायोमोलिक्यूल में ही प्रोटीन, ठीक है। और यहां पे प्रोटीन का ही मतलब किसको बोलते हैं बच्चा? एंजाइम। अरे ये गधे, पता है ना कि एंजाइम प्रोटीन होता है? इकलौता एक ऐसा एंजाइम है जो प्रोटीन नहीं होता, राइबोसाइम। इकलौता एक ऐसा एंजाइम होता है जो प्रोटीन नहीं होता, वो कौन है? राइबोसाइम। क्या है? आरएनए है। क्या है बच्चा? आरएनए। बताया था। तो सारे प्रोटीन क्या होते हैं? अच्छा, अगर मैं ये बात बोलूं कि सारे प्रोटीन एंजाइम होते हैं, क्या ये बात सही है? सारे प्रोटीन एंजाइम होते हैं, ये बात सही है? सारे प्रोटीन एंजाइम होते हैं? क्या सारे एंजाइम प्रोटीन होते हैं? दोनों बात गलत है। बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। ऑल प्रोटीन्स आर एंजाइम, इनकरेक्ट। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, इनकरेक्ट। क्योंकि सारे एंजाइम प्रोटीन के नहीं होते, एक्सेप्शन हमारे पास राइबोसाइम। ऑल एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ आरएनए, ये भी इनकरेक्ट। हाँ, एंजाइम्स आर कंपोजिशन ऑफ प्रोटीन एंड आरएनए। Some enzymes are composition of protein and some enzymes are compositions of RNA, ये बात सही है। थोड़ा ध्यान रखेंगे गधोड़ो, है ना? ये देखो, the most abundant protein enzyme in biosphere। बायोस्फीयर का मतलब पता है आपको क्या होता है? जहां जूलॉजी की बात हुई हो तो एनिमल वर्ल्ड हो गया। जहां जूलॉजी और बॉटनी मतलब प्लांट और एनिमल को इकट्ठे बात करी जाए, जहां पे जीवन संभव है, इन बायोस्फीयर, उसे हम क्या बोलेंगे? बायोस्फीयर। तो अगर पूरे दुनिया के अंदर जितनी भी लिविंग लाइफ है, अगर वहां बात की जाए, सबसे अबंडेंट एंजाइम प्रोटीन कौन सा होता है? इसको तो मत ही भूलना। कितनी बार आ गया भाई ये, सोच लो। अब तक तो 3-4 बार हमने इसको ऐसे याद किया है। नहीं सर, रुबिस्को फुल फॉर्म नहीं पता? हाँ बोलो। ठीक बोले हो, लेकिन थोड़ा प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान रखो। बिल्कुल सही बोला है। रुबिलोज, बिसफॉस्फेट, कार्बोक्सीजिनेज, ऑक्सीजिनेज, बिल्कुल सही जवाब है ना? तो ये डेटा आपको, छोटी सी बात है जो प्रोटीन के रेलिवेंट है, आपको याद करके रखना ही रखना है जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल याद करनी जरूरी है। चलिए, तो आप शॉर्ट फॉर्म बता के क्या कर लोगे भाई? फुल फॉर्म बताओगे तभी तो उसका इंपॉर्टेंस समझ में आएगा कि कार्बोक्सीजिनेज भी है और ऑक्सीजिनेज भी है, वही तो बात निकल के आएगी वहां पे। इधर ध्यान देंगे, अभी रुकिए बच्चा। हमारे पास जो प्रोटीन होता है ना भैया, जो प्रोटीन होता है ना, ध्यान सुनेंगे,
वो दो प्रकार में डिवाइडेड है, दो पार्ट में। पहला है वाटर सॉल्यूबल प्रोटीन और दूसरा है ग्लोबुलर प्रोटीन। ग्लोबुलर प्रोटीन, ग्लोबुलर, जो ग्लोबुलर प्रोटीन होता है ये एक्चुअल में 3D स्ट्रक्चर फॉर्म करता है और अपने को यही पढ़ना है, ग्लोबुलर वाले को ही पढ़ना है जो थोड़ा 3D स्ट्रक्चर बनाता है। अब ग्लोबुलर के अंदर हमारे पास प्रोटीन के और सारे टाइप आएंगे। इसमें हमारे पास टाइप आते हैं प्राइमरी, इसमें आते हैं हमारे पास सेकेंडरी टाइप में। आपको यही पढ़ना है, ये वाला पार्ट नहीं पढ़ना अभी, ये आपको केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है क्लास 12th में। आपको पता है ये सेम चैप्टर क्लास 12th के केमिस्ट्री में, डिट्टो, थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी यही। तो अगर आपने यहां ढंग से कर लिया ना तो 12th के एक चैप्टर में चिल कर सकते हो, आपको उसमें दिक्कत नहीं होगी। अगला बताओ टर्शियरी, अगला बताओ क्वाटेनरी। तो अपने पास बेसिकली 4 क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन को पढ़ने हमने, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटेनरी। ये किसके बेस पे है? ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? स्ट्रक्चर। चलिए अब थोड़ा सा समझाते हैं बच्चा आपको, देखिएगा जरा, यहां एक धागा है, इससे समझाने में आसानी रहेगा। देखिए अगर मैं आपको यूं बोलूं, ये कहां से है रे? ठीक है, अगर मैं आपसे यूं बोलूं, देखिए ध्यान से, ये हमारे पास एक थ्रेड है, ये थ्रेड जो है एकदम स्ट्रेट है, लीनियर फॉर्म में है, कोई कॉम्प्लेक्शंस नहीं है, कोई उलझन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। टेंशन वो टेंशन नहीं जो दिमाग में रहता है, टेंशन मतलब टेंशन फोर्स काइंड ऑफ, कोई खिंचाव नहीं है बहुत ज्यादा, बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है। ऐसे को हम क्या बोलेंगे? प्राइमरी। क्या बोलोगे बच्चा? प्राइमरी। अब इसके अंदर अगर मैं यूं कर दूं, ऐसे ऐसे कर दूं, ऐसे इस फॉर्म में, इस फॉर्म को समझ रहे हो? उसको हम बोलते हैं हेलिकल फॉर्म। तो अगर इस फॉर्म में मैं रैंडमली अरेंज कर दूं टेढ़े मेढ़े फॉर्म में, इसे क्या बोलोगे? सेकेंडरी। सीधा था प्राइमरी, थोड़ा टेढ़ा है, थोड़ा ऊपर नीचे हेलिकल फॉर्म में किया, सेकेंडरी। अब सेकेंडरी के भी दो टाइप होते हैं, सेकेंडरी के भी दो टाइप होते हैं। पहला है हेलिकल और दूसरा होता है बच्चा बीटा प्लीटेड। बीटा प्लीटेड, शीट जैसा। ठीक है, जरा इसको समझाऊं मैं आपको, देखो, देखना। बचपन में ये काम बहुत किया होगा आपने, जब भी क्लास में खाली खाली बैठे होते तो यही तो करते थे तुम। और करके क्या बनाते थे? पंखा, जापानीज पंखा है ना, कीमोनो, कीमोनो बोलते ना उसको, जो जापान में पहनती है वहां की महिलाएं। ऐसे करते थे? अरे करते थे, नहीं करते थे भाई? और यूं करके ऐसे करते थे। तो भाई इस ऐसे स्ट्रक्चर को, ऐसे स्ट्रक्चर को देखो, अब आपको सामने से नहीं देखना, आपको इधर से देखना है। तो अगर ऐसा कोई स्ट्रक्चर बनता हुआ दिख जाए एक प्लेट के जैसा, इसे क्या बोलोगे? बीटा प्लेटेड। तो मतलब सेकेंडरी दो तरीके से संभव है। सेकेंडरी या तो इसके अंदर ऊपर नीचे ऐसा कुछ दिख जाए आपको, ठीक है बच्चा, तो ये कौन सा पार्ट कहलाएगा? हेलिकल। जो डीएनए में होता है, डीएनए में क्या होता है? टेढ़ा मेढ़ा शेप, तो वो क्या हो गया? हेलिकल। और बीटा प्लेटेड कैसा होता है? जो प्लेट जैसा हो और प्लेटेड जैसा स्ट्रक्चर हो। अब इसके भी दो प्रकार होते हैं, बीटा प्लेटेड के भी दो प्रकार होते हैं बच्चा। हाँ बिल्कुल, एक पैरेलल होता है और एक होता है एंटी पैरेलल। ठीक है, एक पैरेलल और दूसरा एंटी पैरेलल, है ना? ठीक है, चाहिए किसी को? देखो देखो साफ, ले लेना बेटा, जिसको चाहिए होगा यहां से उठा के ले जाएगा। ठीक है, ठंड में पंखा यूज करना। हाँ इधर श्याम, तुम पीछे क्यों बैठे हो बच्चा? मन कल कहां थे? वहां कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा था। कल कहां थे? सोए रह गए थे। आपके पिताजी जिस दिन भी आए और पूछें कि सर मेरा बच्चा उस दिन क्लास क्यों नहीं आया था, आपका बच्चा सोए गया था। और उसके बाद जो तुम्हारी नींद उड़ेगी ना बालक, नहीं आएगी तुम्हें। इधर देखो, नहीं मैं इधर ध्यान दो, चलो इधर देखो। तो ये सेकेंडरी। टर्शरी क्या होता है? टर्शरी जो है, इधर ध्यान दो नित्यम, बच्चा इधर ध्यान दो। टर्शरी जो है ना, और कॉम्प्लेक्शंस, मतलब मैंने कहा ना भी स्ट्रेट है तो प्राइमरी है, टेढ़ा मेढ़ा हो गया तो सेकेंडरी है। अगर ये टेढ़ा मेढ़ा इंटरवोवन जैसा हो जाए, ऊन के गोले जैसा, कौन सा गोला? ऊन के गोले, उलन बॉल होता है ना, उलन बॉल,
उलझा हुआ जो गोला होता है इंटरवोवन लाइक स्ट्रक्चर, तो ऐसा कुछ उलझा हुआ स्ट्रक्चर दिख जाए आपको, पूरा उलझन है इसका है, तो उलझन मेरी सुलझा दो वाला अगर स्ट्रक्चर बन जाए, जानू मैं या ना, था ना गाना, उलझन मेरी सुलझा दो जानू मैं, नहीं सुने हो? तुम लोगों को कमरिया से फुर्सत मिलेगा तब ना इधर आके ध्यान दोगी सब गाना पे हैं। उलझन मेरी सुलझा दो जानू मैं या ना। अरे आस्की 2 का गाना। अच्छा, जब आस्की 2 रिलीज हुई थी तब तो तुम नंगे पंगे घूमते थे रोड पे, उस टाइम बहुत छोटे बच्चे हो गए ना। और आस्की 2 जब रिलीज हुई थी ना, तब हमारी आस्की उस टाइम पे बड़ी पीक पर थी, हम लोग की उम्र के लोगों की क्योंकि उसी टाइम अरिजीत सिंह पहली बार लॉन्च हुआ था। और भाई उसके गाने, मैं उस टाइम पे आई थिंक क्लास 9th या 10th में होऊंगा, उसके गाने भाई पता नहीं उस टाइम पे कॉन्सेप्ट्स मैथ्स के समझ नहीं आते थे, फिजिक्स केमिस्ट्री समझ नहीं आती थी, लेकिन अरिजीत सिंह के लिरिक्स बड़ी फील होती थी। सुन रहा है ना तू रो रहा हूं मैं भाई नहीं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं उस गाने की बात कर रहा हूं। और उसी टाइम पे एक और एल्बम आई थी, हाँ वो बिल्कुल याद है, उसी टाइम पे तो ये सब गाने मेरे को फील होते थे एक और गाना उसी टाइम पर, एक एल्बम था अजीत सिंह का, सांसों को जीने का सहारा मिल गया, तू मिला तो मुझको किनारा मिल गया। ये सब पता नहीं क्यों, अच्छा हमारे बचपन को बिगाड़ने में इन गानों का बहुत बड़ा रोल था, क्योंकि जब भी आदमी पढ़ने बैठता था ना, जब ऐसे कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करने, ये अपने आप बैकग्राउंड में बनने स्टार्ट हो जाते थे। एग्जामिनेशन हॉल में बैठा हूं, अगर 2 मिनट कोई क्वेश्चन याद नहीं आ रहा, तो वो क्वेश्चन दिमाग में नहीं आ रहा, वो गाने याद आ रहे हैं। तू मिला तो जीने का सब, मतलब अजीब सा कि मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, कहां से चाहूंगा, किधर है, कहां किसी को भी थोड़ी चाहूंगा उस टाइम पे। दैट वाज अ बचपन, यही तो बात थी। तो वो दौर था बचपन का, ये दौर जवानी है, सब कुछ बदल चुका है अब। चलो नलायकों इधर ध्यान दो, लेकिन तुम लोग लकी हो, तुम लोग के टाइम पे तो ऐसे सॉन्ग्स बनने बंद हो गए। अच्छा ये तो चलो हमारे टाइम तो फिर भी ठीक था, हमारे पापा लोग के टाइम पे जो गाने बनते थे, पायलियां ओ हो डफली वाले डफली बजा, मेरे घुंघरू बुलाते हैं यार तो वो लोग तो उन्हीं गाने में खुश था। और वो तो पापा लोग का जमाना, और दादाजी लोग का जमाना क्या था, ये जो चिलमन है दुश्मन है हमारी। वो चिलमन मतलब घूंघट को बोलते हैं। सोचो दादाजी के जमाने में कैसे गाना बनते थे, ये जो घूंघट है वो दुश्मन हमारी, मतलब घूंघट उठा दो देख रहे हो। और हमें कहा जाता है कि हमारे ये ज्यादा वैसे था गाना है। नो वी कांट से एनीथिंग, वी कांट से एनीथिंग, हम कुछ नहीं कह सकते भाई, नो टिप्पणी, बट ये है सच्चाई है। तो देखो गाने के जो अस्तर है ना बेटा, बस अलग बात ये है कि पहले गाने मेलोडियस थे, उनमें बड़ी प्यारे से धुन हुआ करते थे, और हाँ लिरिक्स उसी धुन में छुप जाया करता था। अभी गाने में धुन नहीं है, इसलिए लिरिक्स उजागर हो जाता है और पकड़े जाते हैं सिंगर। हाँ भोजपुरी गाना ही पहले अगर सुनोगे तो बड़े अच्छे अच्छे गाना थे, नदिया किनारे मोरा गांव रे घर पहुंचा दा देवी मैया। और अभी देखो, अभी तो यहां सरस्वती पूजा में ऐसा गाना बज जा रहा है जो गाना आदमी अपने घर के बंद कमरे में ना सुन सकता हो। तो ऐसे चलो इधर ध्यान दो। तो टर्शरी, हाँ हो गया बच्चा, प्लीज अपने घर की कहानी मत सुनाओ, ठीक है। हाँ तो अपने पास जो है नेक्स्ट है टर्शरी स्ट्रक्चर। तो सेकेंडरी के बाद जो है बच्चा वो टर्शरी आता है। टर्शरी सेकेंडरी से ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, और टर्शरी का जो कंडीशन है ना, टर्शरी का जो कंडीशन है बच्चा वो है डी आ गया डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। तो जो टर्शरी में होता है बच्चा वो होता है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। चलिए बच्चा यहां देखिए, कर लेना भी कॉपी, टाइम दूंगा मैं आराम से। देखिए डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन क्या होता है, एक बार जरा मेरी बात को ध्यान से समझेंगे। टर्शरी जो प्रोटीन होता है ना बच्चा, इसके एग्जाम्पल्स होते हैं एंजाइम्स। हमारे बॉडी में जितने भी एंजाइम्स हैं वो किससे बने होते हैं, टर्शरी प्रोटीन से। तो जो डीनेचुरेशन, मतलब डी वर्ड का मतलब क्या होता है, कुछ भी रिमूव होने वाली चीज।
कुछ भी खत्म होने वाली चीज, कुछ भी हट जाने वाली चीज, उसे हम क्या बोलते हैं? डी। जैसे आपको पढ़ाया था मैं डीपोलराइजेशन, जहां पे पोलराइजेशन खत्म हो गया वहां डी वर्ड आ गया। बोलो। डिहाइड्रेशन, जहां से पानी खत्म हो गया उसे क्या बोल दोगे? डिहाइड्रेशन। तो डी वर्ड का मतलब ही क्या है? कोई चीज रिमूव हो रहा है या कोई चीज क्या हो रहा है? खत्म हो रहा है। आई बात समझ में? तो क्या खत्म हो रहा है? कुछ नेचुरेशन खत्म हो रहा है। नेचुरेशन का मतलब क्या है? जो वाजिब और जो वास्तव में स्ट्रक्चर है ना, वो खत्म हो रहा है, वो टूट रहा है। और वो किसका संभव हो सकता है? टर्शरी का। और टर्शरी एग्जांपल किसका है? एंजाइम का। सम केसेस, इन सम केसेस सेकेंडरी में भी डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन संभव है, लेकिन जनरली और मेजॉरिटी में किसका होता है डीनेचुरेशन? टर्शरी का। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, दिमाग में आज से डालना आपको। डीनेचुरेशन का अर्थ क्या है? मान लेते हैं कि आपको बुखार हो गया। बुखार में जैसे ही तापमान आपके शरीर का 102 के पास पहुंच जाता है या फिर 103 के पास या उससे ऊपर, तो खैर बहुत सीरियस में पहुंच जाओगे सिचुएशन में आप, तो 103, 4, 102 के आसपास जब बुखार पहुंचता है, उस टाइम पे आप फील करते होगे कि आपके बॉडी के अंदर वीकनेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और अगर आप बुखार से ठीक भी हो जाते हो तो कई दिनों तक जो आप उस वीकनेस को झेलते हो, 3, 4, 5 दिन तक, जब तक आप वापस से डाइट को मैनेज ना कर लो। क्या अर्थ होता है सर इसका? क्यों उस टाइम पे भूख लगना बंद हो जाता है सर? क्यों उस टाइम पे स्मेलिंग का सेंस भी खत्म हो जाता है? बुखार के वक्त पे जो तुम्हारा अगर फेवरेट कोई डिश आ जाए ना, तुम उसको भी नहीं खाने का मन करेगा। टेस्ट भी खत्म, जुबान का टेस्ट, स्मेलिंग टेस्ट, ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं तुम्हारे बॉडी का फिजियोलॉजी डिस्टर्ब हो गया होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हाई टेम्परेचर पे, हाई पीएच पे, हाई एसिडिक एनवायरनमेंट में, कोई भी इंटेंस कंडीशन पे आपका एंजाइम क्या हो चुका होता? डीनेचर हो चुका होगा। और अगर एंजाइम डीनेचर हो जाएगा बच्चा, तो प्रॉब्लम हमारे बॉडी के अंदर सारे रिएक्शन से रिलेटेड होने स्टार्ट हो जाएंगी, और इसलिए अपने को हमारा पूरा बॉडी क्या हो जाएगा? अफेक्टेड हो जाएगा। कंसेप्ट समझ में आया? तो डीनेचुरेशन किसका संभव है? टर्शरी का। और टर्शरी में किसका? तो एंजाइम का। अरे हाँ या ना बोलो? क्लियर है? गुड। अगली बात करते हैं क्वाटिनरी। बच्चा देखो, अब क्वाटिनरी में क्या होता है, मैंने अभी स्ट्रक्चर समझाया। स्ट्रक्चर ध्यान रखना, एग्जाम में स्ट्रक्चर तुम्हें बड़ी सिंपल तरीके से समझाया पूछेगा। अगर सीधा हो तो प्राइमरी, अगर थोड़ा बहुत हेलिकल वेलिकल हो गया या फिर प्लेट जैसा बताया तो सेकेंडरी। अगर हमारा स्ट्रक्चर जो है उलझा हुआ हो, मैंने कहा ना उलझा हुआ हो, ऐसे काफी ज्यादा इंटरवोवन, वुलन बॉल, ऐसे 2-4 टर्म यूज कर सकता है, इंटरवोवन, वुलन बॉल, तो आप क्या समझ जाओगे? टर्शरी। और अगर वो उलझा हुआ स्ट्रक्चर मल्टीपल टाइम्स हो जाए, एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां, 4 बार हो गया, तो ऐसे को क्या बोल दोगे फिर? क्वाटिनरी। और क्वाटिनरी का एग्जांपल पता है? बहुत ही वीआईपी एग्जांपल है, हीमोग्लोबिन। क्या होगा बच्चा? हीमोग्लोबिन। तो इसका एग्जांपल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में हीम का मतलब आयरन, फेरस, और ग्लोबिन का मतलब हमारा जो पार्ट है ग्लोबिन वाला, प्रोटीनिशियस, वो वाला पार्ट, हीमोग्लोबिन वाला पार्ट। मतलब प्रोटीन और आयरन के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं? क्वाटिनरी प्रोटीन बोलेंगे। आपको पता है हीमोग्लोबिन के अंदर 4 मैंने बताया, 2 चेन किसके होते हैं? सब बता रखा पहले भी, अल्फा के और 2। और हीमोग्लोबिन का काम क्या है सर? ढोना किसको? ऑक्सीजन को, ताकि वो ऑक्सीजन को लेके जाए अपने टिश्यू के तक, और वहां पे जो खाना हमने खाकर डाइजेस्ट किया हुआ है उनको क्या कर दे? उनका रिएक्शन करा दे। कौन सा रिएक्शन? ऑक्सीडेशन। और उससे क्या हो अपने बॉडी में? एनर्जी मिलेगा। और क्या निकल जाएगा? CO2 बाहर निकल जाएगा। अरे हाँ या ना बोलना, बस ये छोटी सी बात है, कॉपी करो, फिर आगे इसके अंदर डिटेलिंग करते हैं ना। कर ले, इसका ये रह रहा है, इसको कर अच्छे से। टाइम दूंगा, तुम तो खेलते रहोगे पूरे टाइम। चलिए अब देखिए, यहां पे मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, अब क्वेश्चन आप बताओगे मुझे। अमीनो एसिड जो होता है या फिर प्रोटीन, प्रोटीन का नेचर क्या होता है? हाँ, एसिडिक या बेसिक या दोनों? और जहां पे दोनों ही प्रॉपर्टी आए उसे हम क्या बोलते हैं? ड्यूटराइन नहीं बेटा, वो तो आयन का नाम है। जैसे हम बोलते हैं ना, कोई चीज मेटल और मेटलिक, नॉन मेटल प्रॉपर्टी दोनों ही हैंडल करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? मेटलॉइड बोलते हैं। वैसे ही वो कोई भी प्रॉपर्टी जिसमें एसिडिक भी हो, हाँ जी, और बेसिक भी, उसे क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक। तो ये प्रोटीन वाले पॉइंट में यहां मेंशन करना, आपने छूट गया था ये चीज, आप यहां लिख लेना कि प्रोटीन इज व्हाट? एम्फोटेरिक इन नेचर। एम्फोटेरिक इन नेचर मतलब प्रोटीन कैसा होता है बच्चा, लोग बताओ? एम्फोटेरिक इन नेचर। एम्फोटेरिक बोले तो क्या होता है बच्चा? इसका मतलब बेसिक भी है और एसिडिक भी है, तो दोनों ही कंडीशन इसके अंदर क्या है? अवेलेबल है, इसीलिए एम्फोटेरिक की नेचर ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है।
आप लोगों को मैंने अमीनो एसिड पढ़ाया नहीं पढ़ाया अभी? ठीक है, ओके। तो इसके बाद मैं अमीनो एसिड पढ़ा दूंगा, वैसे पढ़ाना पहले चाहिए था, बट कोई नहीं, वी विल डिस्कस इट लेटर। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े। अबे यार इसमें क्या इतना लिखने बैठ गए? कौन? इधर देखो। हाँ जी भाइयों, ध्यान देंगे। चलिए, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्राइमरी प्रोटीन। प्राइमरी प्रोटीन, इधर देखेंगे बच्चा लोग सारे। प्राइमरी प्रोटीन कैसा होता है? पहले पॉइंट इसके लिए, इट इज द मोस्ट बेसिक स्ट्रक्चर, इट इज द मोस्ट बेसिक एंड सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ये सबसे बेसिक और सबसे सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर होता है किस चीज का? प्रोटीन का। दूसरा पॉइंट, it is used to analyze the sequence of amino acids। ठीक है, ध्यान से। the bond present are peptide bond, which is also known as amide bond। ठीक है, with इसी को हम बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। इसी को हम बोलते हैं बच्चा कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, देखेंगे अब होता क्या है, मैं समझा रहा हूं, सुनिए। आप लोग को अमीनो एसिड नहीं पढ़ाया गया अभी, कोई नहीं, मैं भी आपको उसको भी थोड़ा सा क्लियर करता हूं। देखिएगा क्या होता है बच्चा, आपको पता होना चाहिए कि प्रोटीन के यूनिट को हम क्या बुलाते हैं, पता है? अमीनो एसिड। तो अमीनो एसिड क्या है? यूनिट ऑफ प्रोटीन है, यूनिट ऑफ प्रोटीन है। आई बात समझ में? तो यूनिट ऑफ प्रोटीन किसको बुलाओगे तुम? अमीनो एसिड को। इन्हीं अमीनो एसिड को हम मिला के क्या बनाते हैं? प्रोटीन। तो जब हमारे पास अमीनो एसिड ढेर सारे आपस में जुड़ जाएंगे, ढेर सारे अमीनो एसिड, तो क्या बन जाएगा बच्चा? प्रोटीन। तो सवाल ये उठता है कि सर पहले अमीनो एसिड होता कैसा है, कैसा स्ट्रक्चर दिखता है उसका, कॉम्प्लेक्सिटीज क्या है, वो तो समझ ले पहले अच्छे से। अब इधर ध्यान दो, बाद में कॉपी करना। इधर देखो बच्चा, अब अमीनो एसिड कैसा दिखता है? तो अमीनो एसिड जो होता है बच्चा, ये मीथेन डेरिवेटिव होता है, मीथेन डेरिवेटिव कंपाउंड। अब देखो क्या है, समझना। तुम्हें अगर मैं बोलूं मीथेन, तो मीथेन से क्या समझते हो? CH H, क्या ये मीथेन है? अच्छा, केमिकली क्या ये स्ट्रक्चर सही बनाया है मैंने? अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी जानते हो क्या होता है? वसेपुर नहीं, वेस्पर। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। वो थ्योरी क्या बताती है? किसी भी स्ट्रक्चर का ज्योमेट्री और उसका शेप कैसे डिसाइड होता है, जिसमें LP LPBP और BPBP का सीक्वेंस पड़े होंगे। ठीक है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट सी थियरी है। तो उस थियरी के अकॉर्डिंग ये स्ट्रक्चर गलत है, बट बायोलॉजी को स्ट्रक्चर से घंटा फर्क नहीं पड़ता, वो ऐसे ही मान के चले। लेकिन केमिस्ट्री में ये चीज क्या है? स्ट्रक्चरली गलत है। ठीक है, क्योंकि मैं आपको ये चीज क्लियर कर रहा हूं, बट आपको इससे मतलब नहीं रखना, मैं क्या बताना चाहता हूं ये कुछ और बातें है। देखो, तो ये मीथेन होता है, समझना। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट सी बात बता रहा हूं मैं आपको। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है वो मैं आज आपको एक चीज और सिखा देता हूं, सुनो मेरी बात को। जब भी आप बायोलॉजी को पढ़ना, तो दो चीज दिमाग में आज से डाल लेना। भविष्य में अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट बनते हो, आप अगर मेडिकल में भी जाते हो या फिर ग्रेजुएशन भी करते हो या कुछ भी करते हो बायोलॉजी फील्ड के अंदर, तो मेरी ना दो बातें याद रखना हमेशा के लिए। पहली बात ये कि जब भी आप बायोलॉजी को स्टडी करते हो, तो बायोलॉजी को आप दो चीज़ों में स्टडी कर सकते हो। या तो आप डायग्रामेटिकली स्टडी करते हो या फिर आप स्ट्रक्चरली स्टडी करते हो। ठीक है, अगर आप किसी चीज़ का डायग्राम पढ़ रहे हो, जैसे लेट सपोज मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया, एक नॉर्मल सा एक हार्ट का डायग्राम मैंने ड्रॉ किया। ऐसे ये मैंने एक हार्ट का डायग्राम ड्रॉ किया। अब ये जो हार्ट का डायग्राम है, को पता है इस तरीके से हमारे पास वेसल्स के कनेक्शंस होते हैं। एक यहाँ से निकलता है, एक आप यहाँ से निकालते हो, एक यहाँ से यहाँ सीधे आप मर्ज कराते हो ऐसे, और फिर एक यहाँ से यहाँ सीधे कहाँ ले जाते हो? लंग्स के अंदर ले जाते हो। और ऊपर हमारा कौन है? हमारा लंग्स। ठीक है, ये स्ट्रक्चर आप जानते हो। तो अगर हम किसी बॉडी के ऑर्गन्स को या फिर बॉडी किसी डायग्राम को स्टडी कर रहे हैं, तो आप जो बनाए हो ना डायग्राम, उसको मत देखना, उसको बिना देखे डायरेक्शन बताना है।
अब बिना देखे डायरेक्शन कैसे? जैसे मैं तो तुम्हें देख रहा हूं ना, मैं डायग्राम को नहीं देख रहा हूं और मुझे देखना ही नहीं है डायग्राम को, क्योंकि डायग्राम को देखना नहीं होता। तो अगर डायग्राम को नहीं देखूंगा तो ये मेरा राइट हैंड है, तो ये डायग्राम का ये जो हिस्सा है ये कौन सा हो जाएगा? राइट पार्ट। और ये वाला कौन सा हो जाएगा? लेफ्ट पार्ट हो जाएगा। समझे मेरी बात को? तो ये राइट पार्ट है, तो ये कौन सा हो गया? राइट एट्रियम हो गया, और ये राइट वेंट्रिकल हो गया। तो ये वाला हिस्सा कौन सा हुआ बच्चा? लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। ये कब की बात है? जब आप कोई स्ट्रक्चर या फिर आप क्या कोई डायग्राम की स्टडी करते हो, तब ऐसा करना। लेकिन अगर आप कोई स्ट्रक्चर में से फॉर्मूले की स्टडी कर रहे हो, जैसे एक अमीनो एसिड बता के दिखाता हूं मैं आपको। ये एक अमीनो एसिड है, ये एक अमीनो एसिड है, रैंडमली मैं बना के दिखाता हूं आपको। ये एक अमीनो एसिड है। अब आपसे मैं पूछता हूं, बेटा कार्बोक्सिलिक जो है वो इस स्ट्रक्चर में दाहिने साइड है या बाएं साइड है? मतलब राइट साइड है या लेफ्ट साइड है? अगर आप इस डायग्राम वाले कंसेप्ट को देखोगे तो मैं यहां खड़ा हो जाऊंगा, डायग्राम या फिर स्ट्रक्चर पीछे है, तो मेरे हिसाब से जो कार्बोक्सिलिक है वो लेफ्ट हैंड पे आना चाहिए। लेकिन नहीं, जब डायग्राम पढ़ते हो तो वो तुम्हारा नहीं है, लेकिन जो स्ट्रक्चर पढ़ रहे हो वो तुम्हारा है। तो स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए तुम्हें स्ट्रक्चर को देखना पड़ेगा, और अगर देखना पड़ेगा तो तुम्हारा राइट अब कौन सा हो गया? ये वाला पार्ट। तो ये वाला कौन सा हो जाएगा? राइट। और ये वाला कौन सा हो जाएगा? लेफ्ट। ये पूछा हुआ क्वेश्चन 2023 के अंदर नीट में, नहीं मानोगे, लेफ्ट और राइट पे 23 के अंदर रिसेंट एग्जाम में, कि कार्बोक्सिलिक जो है वो अमीनो एसिड के कौन सा साइड में होता है? राइट। अगर आपने इस कंसेप्ट को फॉलो कर दिया तो ये तो फिर गलत हो जाएगा। नहीं समझे? क्योंकि यहां तो ये राइट बोले था ना आपने भाई, नहीं समझ रहे हो क्या? अच्छा एक बात बताओ, लॉजिकली हमने ऐसा क्यों पढ़ना स्टार्ट किया कि हम ऑर्गन्स को पीछे रख दिए और स्ट्रक्चर को आगे? बेटा क्योंकि स्ट्रक्चर जो है ना, ऑर्गन तो आपका खुद का है, तो ये मैं पीछे क्यों नहीं देख रहा हूं? अगर मैं सामने देखूंगा तो मैं अपने ऑर्गन कैसे देख सकता हूं? मैंने अगर कोई ऑर्गन बनाया है तो मेरे दिमाग में वो मेरा ऑर्गन है, तो मेरा ऑर्गन तो मेरे साइड में अंदर है, मैं देख कैसे सकता हूं? तो मैं अंदर सोच के इसको एक्सप्लेन करूंगा ना। लेकिन स्ट्रक्चर तो मेरा नहीं है, इसको तो मुझे एक्सप्लेन करना है, तो इसलिए इसको मुझे देखना पड़ेगा और इसको बिना देखे बताना पड़ेगा। तो आज ये लाइफ थ्रेड का प्रॉब्लम खत्म करो। क्वेश्चन आ चुका है तो आपको ये चीज दिमाग में डालना है। भविष्य में कभी भी बायोलॉजी पढ़ोगे तो ये कंसेप्ट तो आपको पता होना ही चाहिए। बहुतों को इसका रीजन लॉजिक पता नहीं होता, रट्टा मार के बैठ जाते हैं। लेकिन तुम्हें आज याद रख लो, डायग्राम या कोई भी बॉडी का कोई भी रिलेटेड बॉडी पार्ट्स वो तुम्हारा है, इसलिए उसको मत देखना क्योंकि तुम्हें दिखेगा नहीं। लेकिन जो स्ट्रक्चर है वो तुम्हारा नहीं है तो तुम्हें दिखेगा, और देखना है तो उसके साथ रहो, सामने देखो और फिर लेफ्ट राइट डिसाइड करो, और यहां लेफ्ट राइट जो ऐसे डिसाइड करो। क्लियर कट समझ आया? इश्मा की होल ठीक है से? इधर देखो, ये समझ में आया? अब यहां देखो। अच्छा तो अमीनो एसिड जो है क्या है? यूनिट ऑफ प्रोटीन है, और ये मीथेन डेरिवेटिव। हाँ अब इसको बहुत लोग तो हमने COMP लिखे छोड़ दिया, बहुत लोग कॉम्प्लान पढ़ लेना, कंपार्टमेंट पढ़ लेना, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट पढ़ लेना, कंप्यूटर पढ़ लेना, करो कंप्यूटर मत पढ़ लेना सबरे, मीथेन डेरिवेटिव कंप्यूटर। सॉरी गाइस, because all you are my student, so I can understand that you can understand anything. So I can understand this, that you can understand anything. So for your understanding, I just make understand कि don't understand anything. Understand the thing which is useful for your understanding. That's the end of your understanding. Now come see the structure. चलिए इधर देख, तू ये समझा था ना, तूने कॉम्प्लेन समझा था ना, सही बोलियो, क्या समझा था? अच्छा कंप्लीट तेरी। इधर देखो, मीथेन डेरिवेटिव कंपाउंड। अब सुनो अच्छा, तो सुनो बस इधर देखो, कार्बन है भाई, ये मीथेन था, ये मीथेन है, बस मीथेन में चेंज कर दो थोड़ा सा, तो मीथेन के दाहिने साइड में क्या लगा दो? कार्बोक्सिलिक। क्या लगा दो? कार्बोक्सिलिक। अब कोई गधा ये ना बोले कि सर ये क्या है, पहली बार देख रहे हैं। 10th में एक चैप्टर था कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। 10th क्या तुम्हारा लॉकडाउन बीता था? नहीं, 9th बीता था और 8th बीता था। तुम इकलौते ऐसे बैच हो जो 10th अच्छे से पढ़ के आए हो आफ्टर 3 साल के उस महामारी के बाद। ये बात 12th वाले कहते तो मैं मान लेता कि 12th वाले को 10th नहीं आता है। ठीक है, हाँ वो एक अलग बात है बेटा, तुम्हारे लिए जीवन में अभी भी महामारी है, तुम्हारी तो अभी भी पढ़ाई नहीं हो रही है, लेकिन हाँ बात तो सही है सर, बात तो सही है, तो दिल की बात सर। हाँ
बेटा ये बात रिकॉर्ड भी हो रही है, पापा को बता दे। सच में? अच्छा नहीं पता, अच्छा पता कि तुम नहीं पढ़ रहे हो तो वो खुश हैं, रोज सुनता है, लेकिन बस क्या ही करना सर, सुन के पापा बोले सुन के इग्नोर कर देना चाहिए, क्या है ना, यही चीज है ना। ओ पापा की बातों को एक कान से सुन के कैसे निकाल देते हो। अच्छा देखो बालक एक बात बताऊं, पापा का इंपॉर्टेंस तुम्हें तब समझ में आएगा जीवन में जब तुम खुद पापा बनोगे, और तब तुम्हें अपने, नहीं मैं मजाक से हटके बात कर रहा हूं, इस बात को मजाक मत ले जाओ, तब तुम्हें पिताजी का संघर्ष और पिताजी का स्ट्रगल, सेक्रीफाइसेस तब समझ में आएगा। मोतियों को तो बिखरने का शौक होता है, वो तो धागे होते हैं, उनकी तारीफ है कि वो उनको पिरो के रखते हैं, तो धागे आपके पिताजी होते हैं। आप लोगों को भी बिखरने का शौक है, वो आपके जो धागे हैं ना पिताजी, वो उनकी काबिलियत और उनकी तारीफ है कि उन्होंने आपको संयोज कर रखा है। समझ रहे हो? तो पिताजी को हल्के मत लो बाबू, बहुत बहुत कीमती चीज है पिताजी। उनके ना होने पे ही ना उनका एक्चुअल आपको ना इंपॉर्टेंस समझ आएगा। भगवान ना करे किसी के जीवन में ये दिन आए भी, लेकिन उनका होना दुनिया में किसी से भी आंख मिला के लड़ने जैसा होता है। उनका होना, वो ऐसे सूर्य हैं जो आपको डायरेक्ट किरण तो प्रोवाइड नहीं कर सकते, लेकिन उनके बिना जिंदगी अंधेरा हो जाएगा, जो एक्चुअल सूर्य के बिना भी नहीं होता। बेटा पिता का ना इंपॉर्टेंस बहुत है। बोले देखो कड़वा है, कड़वा रहेंगे, उनका होना भी जरूरी है कड़वा, क्योंकि अगर उनका स्ट्रिक्टनेस एक लेवल तक ना होना तो तुम जीवन में ना इतने डिस्ट्रैक्शन से बेटा कि हर मिनट तुम बहक सकते हो, हर मिनट। और तुम्हें रियलाइज ये तब होगा जब तुम बहक के अपने जीवन में बहुत कुछ बिगाड़ लोगे, तब तुम्हें लगेगा यार मेरे पिताजी ना सही कह रहे थे। क्योंकि पापा लोगों की ना आधी बातें तो उनके अनुभव से होती है, उन्होंने जो लाइफ में खुद फेस किया है ना वो तुम्हें नहीं करना देना चाहते। उनसे जो गलतियां हो गई है ना वो तुम्हें रिपीट नहीं करना देना चाहते, क्योंकि उनको अपनी गलती से ज्यादा तुम्हारी गलती पे दुख होगा, क्योंकि उन्होंने उस गलती को रोक नहीं पाए कि जानते हुए भी कि इसका अंजाम बहुत बुरा है। इसलिए पिताजी लोग अब कड़वा तो लगते हैं हम लोग को, उनकी बातें या उनका टॉन्ट या उनका गुस्सा। अब देखो मेंटालिटी भी है ना, वो अलग से जनरेशन से आए हैं, हम लोग अलग जनरेशन में, चीजें बहुत बदल गई हैं, लेकिन आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, या आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी पड़ेगी, थोड़ी लानी पड़ेगी कि आप अपने पिताजी को कैसे समझ सकते हो। अगर बहुत ज्यादा डांटते हैं तो आप छोटी सी स्माइल करो, उनसे बोलो ठीक है बाबा मैं अगली बार से नहीं करूंगा, बोल के वहां से हट जाओ। क्योंकि वहां रहोगे, खड़ा रहोगे तो तुम तो कांड करके आए हो। सेकेंड चीज, पिताजी जब भी डांटे तो कभी भी जवाब देना, दूसरी बात आंख मुंह नाक बनाना और एग्रेशन दिखाना छोड़ दो। मैं बता रहा हूं छोड़ दो ये सारी चीजें। ये उम्र जो है तुम्हारी, ये सबसे ज्यादा बहकने की है बाबू। एक बार बहक गए ना लहक जाओगे। शुरू हो जाएंगे तो हाँ तो सुनो सुनो तो भाई सुनो तुम। अच्छा एक बार बताओ, हम सबके पिताजी, किसके पिताजी ऐसे हैं जो कभी नहीं सुनाते हैं? हर किसी को सुनाते कि नहीं सुनाते हैं? हर किसी सुनाते हैं। और तुम देखना, हमसे लिखवा लो, तुम आज किसी पेपर में साइन करवा लो, 10 साल के बाद, जस्ट आफ्टर 10 ईयर, तुम में से कितनों की तो शादी वादी हो ही जानी है। 27 साल के, 17 साल के हो, 27 साल 30 साल तक तो हो जाए। 17 है ना? अरे हाँ तो 27 साल, 17 10 27 ये बोला मैंने, तो 27 ईयर तक तो तुम में से बहुतों की शादी हो जानी है। उसके बाद तुम फील करोगे, तब देखना। देखो इधर देखो बाबू लोग, हाँ हाँ बस बस। ये एक बात बताओ, अगर मैं यहां से कार्बोक्सिल को हटा देता, अरे सुन रहे, okay. ये अगर मैं कार्बोक्सिल हटा दूं यहां से, अगर मैं यहां से अमाइन हटा दूं, अगर मैं यहां से हाँ वो थोड़ा गुजराती टोन बाहर आ गया मेरे मुंह से। वो गुजरात में, अगर सोचो अगर टीचर गुजरात में पढ़ाता तो वैसे कैसे पढ़ाता है गुजरात के टीचर? ओगोर यहाँ पे CH2OH हटा देंगे तो तुम्हारो डी करो, यहाँ ध्यान दो थोड़े सा, है ना?
तो यहाँ से COO है जो कार्बोक्सिलिक एसिड है और यहाँ आमाइन है, तो ये आमाइन बचेगा ही नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद तुम्ही की ना पूछी सी, इधर देखी सी, ये बंगाली था ना शायद, कोई है बंगाली, कोई वो थी ना शायद, जिया नहीं आई, वो पकड़ ली थी गलती मेरा, इसलिए आज नहीं है, तभी तो बोले हम, कहीं बुरा ना लग जाए उसको। आज सुना सन, ध्यान दे सन, ने देखा सन बबू, बबी सन बबुआ लगन देखा लगन, बबुआ और बबनी लगन देखा लगन। अच्छा इधर देखो लगन, अच्छा अच्छा अगर पवन सिंह टीचर बन जाए तो देखो, अरे सुनो सन रे, अरे सुनो ना, अरे सुनो सन रे, हमारा अगर दिमाग में एक बार बात आ गई लो, अगर एक बार हमार कनबट्टा हिलल तो हनी के बड़ी मार मारे हम दौड़ा के। पावर स्टार वाला डायलॉग नहीं, उतना डायलॉग याद नहीं है। अगर खेसारिया होता, खेसारी अगर होता, उसका याद नहीं आ रहा है, नहीं उसका आवाज ही बड़ी यूनिक सा टोन में आता है, हाँ उसका पूरा क्रिएचर ही यूनिक है वो। देखो भाइयों और बहनों, हमारे पास ये COOH है, अगर यहाँ पे अमाइन को जोड़ दो भाइयों और बहनों, हमारा मोदी जी, अच्छा राहुल गांधी, भाइयों और बहनों, राइट साइड में COOH है, लेफ्ट साइड में NH2 है, लेकिन पता नहीं भाइयों बहनों यहां पर राइट लेफ्ट कुछ और था, पता नहीं ये मोदी जी का चाल है, यहां पर राइट लेफ्ट कुछ और बताते हैं, यहां पे कुछ और बता देते हैं। साला मैं गवर्नमेंट ना बनाऊं अपना, मैं ऐसे कैसे होगा। राहुल गांधी एकदम, जरा ट्रॉली है, उस ट्रॉली में चक्का लगा हुआ है, उसको सर पे लेके घूम रहे थे राहुल। खेसारी का नहीं आता, हाँ लालू यादव। अरे सुनो, अपने पास COOH जो है वो बहुत अच्छा, नॉर्मल रैंडम पीपल इन आवर बिहार अगर वो गुटखा खा के बात करते हैं, देखो सुना, हम बताओ टंटनी के, सुना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ओकरा के बहुत समझैनी हम बहुत देर तक, लेकिन उस साला के समझ में नहीं आवत, जानते नहीं ओकरा बुझाते नहीं के साफ। ये नॉर्मल टोन अगर एक नॉर्मल बिहारी, हाँ 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 ऐसे ही, मतलब उनका टोन ही, मतलब गुटखा खाने के बाद ना, अगर वो नहीं भी खा रहे हो ना तो उनकी तो बातें हो जाती है वैसी रैंडम सी। आनंद सिंह ना, आनंद मोहन का मुझे आवाज थोड़ा सा आता है, अरे बाबू अरे बहुत परेशान को ये बारे वो आयो दादा ऐसे ही कुछ होता है ना शायद उसका। आनंद सिंह का हम तो जन्म, उसका आवाज नहीं आता है। हाँ डायलॉग, हाँ वो वाला सरकार वाला ना, हाँ बस उन्हें तो केजरीवाल है ना, वो तो केजरीवाल है। चलिए ठीक, तो ये अपने पास नहीं, मतलब मैंने बचपन में ना काफी मिमिक्री करने की आदत थी, लोगों का ना ऐसा आवाज निकालना, ऐसे लोगों का बोलना। अब नहीं अभी भी है, लेकिन अब बहुत प्रॉपर फ्लो नहीं है। एक टाइम पे था कि मैं करीब 34 से 35 डिफरेंट साउंड एग्जैक्ट बहुत अच्छे तरीके से निकालता था, इतना मतलब कि परफेक्शन के साथ कि अगले को लगता था कि शायद वही बोल रहा है। और मैं पता है मैं एक अच्छा प्रैंक कॉलर हूं। प्रैंक मतलब प्रैंक अगर मैं कर दूं किसी फोन पे, आवाज बदल के तुम पहचान नहीं पाओगे इतने तक। नहीं कभी तुम लोगों को कॉल आएगा ना प्रैंक है, नहीं अमिताभ बच्चन की आवाज के लिए गला बहुत हैवी करना पड़ता है। नाना पाटेकर बोल सकते हैं, नाना पाटेकर वही थोड़ा सा लाइन जो तो अच्छा है बहुत अच्छा है, तो वो थोड़ा सा गला बैठ जाता है उसमें थोड़ा। मेरे को लड़कियों की भी आवाज निकाल लेते हैं थोड़ा सा, लेकिन ऐसे अभी नहीं निकालेंगे, वो बेइज्जती हो जाएगी मेरी। ना कभी नहीं, लड़कियों की आवाज में निकाल दो तो मेरा वायरल कर दोगे यार, कल को तो मेरा इमेज ही अलग हो जाएगा। चलिए बेटा, तो ये होता अपने पास अमीनो एसिड, नहीं निकालूंगा कुछ भी हो जाए।
कभी रोड पे ऐसे बोलोगे तो निकाल दूंगा, क्लास के अंदर तो कभी नहीं। तुम फोन नो 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 भाई, मैं बीटीएस ट्रोलर हूँ याई भाई। अगर मैं ये हरकतें करूँ फिर मेरे उनमें अंतर क्या रह जाएगा? आई कांट टेक रिस्क, आई कांट टेक रिस्क। वैसे भी बहुत अपोजिशंस मेरे पीछे पड़े हैं इस बात में लेके, है ना? नो तो भाई देखो, यहाँ पे अपने पास अमीनो एसिड था, तो ये अमीनो एसिड का डेरिवेटिव है। क्यों डेरिवेटिव है? देखो, क्योंकि कार्बन के साथ क्या लगा हुआ है? COOH। अगर मैं इसको हटा के सिर्फ H बोलता तो क्या यहाँ भी तो H ही था? बोलो ना। यहाँ पे अगर मैं अमाइन हटा के H बोलता तो ये भी तो H ही था। यहां से मैं CH2H को हटा के H बोलता तो ये भी तो H था, और ये ऑलरेडी H है। तो ऐसे स्ट्रक्चर जो कि मीथेन के ही स्ट्रक्चर से बने होते हैं, थोड़े थोड़े चेंजेस है फंक्शनल ग्रुप के अंदर, ऐसे को क्या बोलते हो तुम? अमाइनो डेरिवेटिव। और चूंकि अमाइनो डेरिवेटिव्स है तो इनका नाम क्या हो गया? अमीनो एसिड। अब अमीनो एसिड नाम क्यों हुआ? क्योंकि ये COOH क्या है? एसिड है। अरे हाँ या ना बोलो। और ये NH2 क्या है? अमाइन है। अरे बोलो बच्चा। तो ये बन गया अमाइन प्लस एसिड, नाम अमीनो एसिड। अच्छा एक और बात, ये एसिड है तो अमाइन का नेचर पता क्या होता है? बेस। अमाइन का नेचर क्या होता है बच्चा? बेस। क्योंकि अमाइन के पास क्या है? लोन पेयर। और ब्रॉन्स्टेड बेस और ब्रॉन्स्टेड एसिड या लुईस बेस और लुईस एसिड कंसेप्ट क्या बोलता है? लुईस बेस कंसेप्ट क्या बोलता है? अगर कोई मॉलिक्यूल लोन पेयर डोनेट कर सकता हो तो वो लुईस बेस है। अगर कोई मॉलिक्यूल लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता हो तो वो लुईस एसिड है। अकॉर्डिंग टू विच थियरी? लुईस इलेक्ट्रॉन थ्योरी। अरे भाई, एसिड बेस को समझाने में कितनी थियरीज आई थी? 3। पहली कौन सी थी? अर्हेनियस, दूसरी ब्रॉन्स्टेड, और तीसरी लुईस। सॉरी गाइस, मुझे लगता नहीं तुम सब अब फोकस कर रहे हो। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के इतने ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में और डिस्कशन करते हैं ना। नहीं गधेड़ो, अगर कल ऑफ रहता है फिजिक्स तो कोई भी एक बच्चा मुझे इन्फॉर्म कर दे। अगर ऑफ रहता है तो कोई भी आप में से इन्फॉर्म करो। और आना आपने कितने बजे है? 9 to 10 विल डिस्कस दिस चैप्टर ओनली, एंड आफ्टर दैट व्हाट? फोटोसिंथेसिस रिवीजन। ठीक है, आना आपने सेम टाइम पे।